मैं आपका यतेंद्र प्रताप सिंह आज भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, इस पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। साल 1904 की बात थी। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहे अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। काफ़ी मेहनत कर रहे थे वे, लेकिन उन्हें उच्च कोटि का जो लोहे अयस्क है उसके भंडार नहीं मिल पा रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लोहे एवं इस्पात षड्यंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे अयस्क भंडारों की तलाश में भटक रहे थे। बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया था। कई दिनों तक घूमते रहे जंगलों में, पर उन्हें कोई भंडार नहीं मिले। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि उम्दा लोहे अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। उससे पहले पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। एक दिन की बात है, बहुत दिनों तक जंगलों की खाक छानने के बाद बेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि गांव के अंदर महिलाएं, बच्चे, आदमी छोटी छोटी टोकरियों के अंदर लोहे अयस्क ले जा रहे हैं। इनकी जो जाति है वो अगरिया जाति के अंतर्गत आती है। इनका एक पूरा समुदाय है, अगरिया समुदाय। जब उन्होंने उनसे पूछा कि ये अयस्क आप कहाँ से ला रहे हैं, तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा कि हम उस पहाड़ी से ला रहे हैं। बेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जहाँ पहुँचे जहाँ से ये लोहे अयस्क ला रहे थे। काफ़ी अध्ययन करने के बाद बेल्ड ने बताया कि हम जिस चीज़ की तलाश में हैं वो चीज़ अब हमें मिल चुकी है। रजारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहे अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन परेशानी बेल्ड और दोराबजी का कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। यह एक सूखा इलाका निकला। कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि कारखाना लगाने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जाए यहाँ पर पानी हो, वो इलाका सूखा ना हो। अगरिया समुदाय उस क्षेत्र को भली भांति जानते थे, उससे परिचित थे। उन्होंने उनकी मदद की और लोहे अयस्क के स्रोत ढूंढने में जितना हो सकता था उनकी उन्होंने मदद की। जहाँ से बाद में भिलाई स्टील षड्यंत्र अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर
बहुत सारा जंगल था, उसे साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। इस स्थान पर लोहे अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टिस्को, की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों को यहाँ भारी मांग थी। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के अंदर रेल का एक जाल बिछाने का निर्णय लिया। एक दूसरे शहर को जोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी पटरियाँ। उस वक्त हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कारखाना नहीं था। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती थी? ब्रिटेन से। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालत बदलने लग गई। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत में बनने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आ गई। जितना वे माल बनाते, सारा उस विश्व युद्ध में चला जाता। और जब माल एक निश्चित मात्रा में बनता है और सप्लाई दूसरी जगह हो जाए, तो जहाँ पहले सप्लाई होती थी वहाँ पर कमी आ जाती है। वही हुआ, भारत के अंदर कमी आ गई और रेल पटरियों के लिए भारतीय रेलवे अब टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी से शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग का इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद हो गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार, उनको औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी, क्योंकि उनकी मांग जायज़ थी। इस प्रकार हमने आज भारत में लोहा इस्पात कारखानों के उदय पर चर्चा की होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।